नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ, प्रमुख खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस हफ्ते विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और इसके साथ ही पहले ही दिन हंगामा भी देखने को मिला। तो क्या कुछ रहा पहले दिन और कांग्रेस ने, विपक्ष ने क्या कुछ आरोप लगाए, पूरा सिलसिलेवार एक जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा के पहले दिन क्या कुछ हुआ। हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही में शामिल किसी भी प्रस्ताव पर शुक्रवार को काम नहीं हो सका। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार सदन की कार्यवाही के दौरान सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जानी थी। इसके बाद विधायी कार्य होने थे, जिसके तहत सदन में पहले 1 घंटे के लिए प्रश्नकाल और उसके बाद शून्यकाल का आयोजन किया जाना था। कांग्रेस द्वारा सदन में हंगामा किए जाने के चलते न तो प्रश्नकाल हुआ और न ही शून्यकाल। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही की समय अवधि को 1 घंटे के लिए बढ़ाया तो गया, लेकिन ये समय सर्वदलीय बैठक में चला गया। विधानसभा सचिवालय की तरफ से रोहतक, भिवानी और हिसार समेत राज्य के कई जिलों में जल भराव की समस्या से हुए फसलों के नुकसान को लेकर इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल द्वारा पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्वीकार किया गया था। हंगामे के चलते इस पर भी चर्चा नहीं हो सकी। इस प्रस्ताव को भी लंबित कर दिया गया। सर्वदलीय बैठक के बाद विवाद शांत होने पर संसदीय कार्य मंत्री और अन्य कमेटी अध्यक्षों की तरफ से नेवा पोर्टल के दस्तावेज और विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रस्ताव पेश किए गए। देखिए, हमारा मकसद कोई हंगामा करना नहीं था। हम तो सरकार से कह रहे थे कि आज लोग दहशत में हैं, लोग भय में हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपहरण किए जा रहे हैं, इस प्रकार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटना बढ़ाई हैं, तो इस पे सरकार चर्चा करे। परंतु सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। बाद में सहमति हुई, मंगलवार पे होगी, तो उसके लिए सब तैयार हुआ। इनके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने सब जगह एक स्ट्रेटेजी बनाई है। उत्तराखंड में भी यही काम देखने को मिला और यहाँ भी। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे तो थे ही थे, संविधान की कॉपी लेके संविधान के हत्यारे भी बन गए हैं। संविधान के अनुरूप काम करने वाली हर संस्था के ऊपर उंगली उठाना, संविधान के अनुरूप काम करने वाले लोगों के बारे में गलत और अनर्गल टिप्पणी करना, जैसा नेता वैसे चेले। सदन में भिवानी की मनीषा की मौत मामले पर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम रोको पर कांग्रेस चर्चा की मांग कर रही थी। कांग्रेस विधायक स्पीकर की वेल में जाकर बेटी बचाओ के बैनर के साथ हंगामा करते दिखे। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों से सीट पर जाने की अपील की। सदन में कांग्रेस का जोरदार हंगामा पूरे दिन जारी रहा। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सर्वप्रथम सदन के नेता नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत कराने का आश्वासन दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। तो विधानसभा अब सोमवार को फिर से शुरू होगी, जो 27 अगस्त तक चलेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खबरों की हम बात कर रहे हैं। सिरसा का रुख करेंगे। सिरसा में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने तमाम संघर्षों से जूझ रहे अनाथ बच्चों को एक ऐसी ट्रेनिंग देने की मुहिम छेड़ी हुई है जिसे देखकर लोग कहते हैं भाई वाह, क्या बात है। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप खुद देखिए। सिरसा के ये महाशय बच्चों को कुश्ती ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनका क्या लक्ष्य है। नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को बचाने और उन्हें खेल की ओर प्रेरित करने के लिए सिरसा के बेगू गांव का एक युवक मिसाल बन चुका है। कुलदीप नाम का ये युवक
खुद राष्ट्रीय स्तर का एथलीट रह चुका है, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों की वजह से उसे अपना खेल करियर बीच में छोड़ना पड़ा। खेल से दूरी बनाने के बावजूद कुलदीप का जुनून और खेल के प्रति लगाव कभी कम नहीं हुआ। इसी लगन और सोच ने आज उसे गांव के सैकड़ों बच्चों का मार्गदर्शक बना दिया है। कुलदीप इन दिनों अपने आसपास के बच्चों को कुश्ती और एथलीट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनकी लगन और मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज वे 150 से अधिक बच्चों को नियमित अभ्यास करवाते हैं। बच्चे सुबह और शाम अखाड़े में अभ्यास करते हैं, जहां उन्हें न केवल कुश्ती के गुर सिखाए जाते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, अनुशासन और टीम भावना का महत्व भी समझाया जाता है। मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट था और नवोदय विद्यालय में मैं कबड्डी, कुश्ती और शॉटपुट खेलता था। तो उस लेवल पे खेलते खेलते टाइम में नेशनल तक गया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ूं, भाई इंटरनेशनल तक जाऊं, कबड्डी खेलूं। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए, नवोदय से पास आउट होने के बाद घर के हालात ऐसे थे कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, अच्छी कोचिंग नहीं ले पाया। तो घर का अपना मेरे ऊपर जिम्मेवारियां थी, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन मेरा सपना था कि मैं आगे बढ़ूं। तो अभी 3 महीने पहले मैंने जस्ट अपने 2 बच्चों के साथ स्टार्ट किया। 2 बच्चों को मैंने उनको कबड्डी खिलानी स्टार्ट की, तो धीरे धीरे बच्चे दूसरे देखते आए। दूसरे बच्चे देख देख के आज मेरे पास लगभग 150 बच्चे हो चुके हैं। 150 बच्चों को मैं कबड्डी, कुश्ती, शॉटपुट, रस्साकसी और एथलेटिक्स से सारे गेम में करवाता हूँ। और 150 बच्चे लगातार, अब उनमें काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके हैं। कुलदीप और उनके साथी खिलाड़ियों की डाइट पर भी विशेष ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि बिना पौष्टिक आहार के कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। हर रोज प्रति बच्चे पर लगभग 100 रुपए का खर्च आता है। दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स और अन्य पौष्टिक आहार बच्चों को उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि उनका शरीर मजबूत हो और वे प्रतियोगिताओं में दमखम दिखा सकें। यह खर्च ज्यादातर कुलदीप और उनके सहयोगियों द्वारा ही उठाया जाता है। ग्रामीण भी समय समय पर सहयोग करते हैं। कुलदीप कहते हैं कि बेगू गांव के सरकारी स्कूल के साथ मिलकर उन्होंने एक टीम तैयार की है। स्कूल प्रबंधन और टीचर्स भी इस प्रयास में सहयोग कर रहे हैं। टीम ने ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवाया है और शानदार प्रदर्शन किया है। अभी हमने ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट रखी गई थी जो सरकारी स्कूलों की तरफ से, तो उसमें शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हमने भी अपनी टीम उतारी, अंडर 11 की, गवर्नमेंट स्कूल बेगू के साथ मिलकर। जब हमने टीम उतारी तो ब्लॉक में हमारी टीम सेकंड आई और हमारे 4 बच्चों का कबड्डी के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है और 3 बच्चों का खो खो के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो यह हमारी छोटे से प्रयास की बड़ी उपलब्धि है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। जो सपना हम ना पूरा कर सके वो हमारे बच्चे पूरा। आपको बता दें कि 5 साल की उम्र में कुलदीप के पिता का देहांत हो गया था। भाइयों में कुलदीप बड़ा था। घर में 2 छोटे भाई, 1 बहन और मां की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। आर्थिक मजबूरी और कोचिंग नहीं मिलने से खेलों में वो आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अब उसका सपना है कि वो खुद तो खेलों में आगे नहीं बढ़ सका, खुद के सपने को जीवित रखने के लिए कुलदीप ने अपने दोनों बच्चों को कुश्ती के दांव पेच सिखाने शुरू कर दिए हैं। दोनों बेटों को कुश्ती सिखाते देख अन्य बच्चे भी धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। आसपास की कॉलोनियों के अलावा गांवों से भी अब 150 से ज्यादा बच्चे कुश्ती और एथलीट कुलदीप से सीख रहे हैं। सिरसा से सुरेंद्र सावंत के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। हम रुक करेंगे सिरसा का, लेकिन सिरसा में इस बार हम एक समस्या की ओर रुक करेंगे। सिरसा के 2 गांव हैं, एक का नाम है बूढ़ा भांव और एक और गांव है। इन दोनों गांवों में सोचिए आज के ज़माने में भी लोग नदी को कैसे पार करते हैं। पुल नहीं है, कश्ती के जरिए पार करते हैं। स्कूल बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो भी कश्ती के जरिए पार करते हैं। तमाम रोजमर्रा का काम भी ऐसे ही हो रहा है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि सरकार यहाँ पर अब एक पुल बनाने की ओर आगे चल पड़ी है, यानी बहुत जल्द यहाँ पर पुल बनने जा रहा है। लेकिन फिलहाल उस गांव में क्या स्थिति है देखना जरूरी है। देखिए। सिरसा के गांव बूढ़ा भाना में करीब 1 सदी से किश्ती के जरिए नदी पार करने वाले 20 से अधिक गांवों के लोगों का 100 साल पुराना
जो डिमांड है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। गांव बूढ़ा भाना और फरवाई खुर्द में घग्गर नदी पर आधुनिक पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल पर 8 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आएगी। फिलहाल एक नाव के जरिए ग्रामीण नदी को पार करते हैं। जब नदी में करीब 3 से 4 फीट पानी होता है तब एक जुगाड़नुमा पुल से पैदल और 2 पहिया वाहनों के जरिए नदी को किसी तरह पार किया जाता है। इससे अक्सर हादसे भी होते रहते हैं। इस पुल के बनने के बाद आसपास के करीब 10 गांव को प्रत्यक्ष रूप से जबकि 25 से अधिक गांवों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। पुल बनने के बाद सिरसा जिले के कई गांव से सीधे पंजाब जुड़ जाएगा और सिरसा शहर से पंजाब के सीमावर्ती इलाकों की दूरी भी कम हो जाएगी। दरअसल गांव बूढ़ा भाना, किराड़कोट, नागोकी, फरवाई खुर्द, फरवाई कला, दड़बी, पनिहारी, नेजा डेला और बब सहित अनेक गांवों के लोग पिछले काफी समय से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। गांव बूढ़ा भाना और फरवाई खुर्द दोनों गांव घग्गर नदी पर स्थित हैं। इन दोनों गांवों के बीच नदी के दोनों ओर 22 फीट से अधिक चौड़ा संपर्क मार्ग है। बीच में नदी है। ऐसे में इन गांवों को नदी में नाव के जरिए एक दूसरे गांवों में आना पड़ता है। नाव के जरिए हर रोज अनेक गांव के लोग नदी पार करते हैं, लेकिन इस बीच परेशानी ये है कि गांव बूढ़ा भाना, किराड़कोट, नागोती सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों को वाया खैरका से सिरसा जाया जाता है और इस रास्ते से शहर की दूरी करीब अलग अलग गांवों में 22 से 30 किलोमीटर पड़ती है, जबकि नदी के जरिए सिरसा शहर की दूरी अलग अलग गांवों से 8 से 12 किलोमीटर है। वहीं घग्गर नदी के दूसरे छोर फरवाई खुर्द से ही पंजाब की सीमा भी करीब 18 किलोमीटर है। ऐसे में लंबे समय से 20 से अधिक गांवों के लोग नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। पुल निर्माण की ये मांग करीब 50 साल पुरानी है, लेकिन विडंबना देखिए कि अभी तक पुल नहीं बना है। ऐसे में नाव और एक जुगाड़नुमा पुल ही ग्रामीणों का सहारा है। वर्तमान समय में चंद सिंह कंबोज नाव चलाते हैं। इस नाव के जरिए सैकड़ों लोग नदी पार करते हैं। चंद सिंह कंबोज से पहले भजन लाल नाव चलाया करते थे और उन्होंने करीब 2 दशक तक ये काम किया और उनसे पहले मथुरादास दड़ौच ये काम किया करते थे। गांव के लोग बताते हैं कि साल 1962 में गांव के प्यारा सिंह किश्ती लेकर आए थे। तब लकड़ी की नाव हुआ करती थी। उससे पहले एक बड़ा कड़ाह चलता था। नाव के अलावा गांव के नौजवानों ने एक पुल बनाया है। ट्रक की चेसिस को तोड़कर एक जुगाड़नुमा चीज बनाई गई है। ये पुल तब नदी पार करने के काम आता है जब नदी में करीब 3 से 4 फीट पानी जमा होता है। करीब 2.25 फीट चौड़े और 20 मीटर से अधिक लंबे इस जुगाड़नुमा पुल से कई बार 2 पहिया वाहन सवार नदी में गिर भी चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण क्या कह रहे हैं। हमारे घर हैं जी फरवाई खुर्द और जमीन है हमारी बूढ़ा भाना। और किश्ती का जो सफर आप कह रहे हो ये हमारे तो जन्म से पहले का चल रहा है। बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती थी आने जाने के लिए। हमारा जो सफर पहले तो होता था खैरेगा पुल से होके हम आते थे इधर। फिर ये नेडला वाला जब पुल बन गया था तो नेडला से हमारे को नज़दीक, ये थोड़ा नज़दीक हो गया था जी। तो अब ये पुल बन जाएगा तो मतलब इससे हमारे को 2 गांव ये एक ही हो जाएंगे। कितनी दूरी है आपके घर से खेत की? ये कम से कम पड़ती है हमारे को 10 किलोमीटर नेजडेला से। अगर जब हम खैरेगा होके आते थे तो हमारे को पड़ती थी ये 20 किलोमीटर। और पुल से तो पड़ेगी 2 किलोमीटर पड़ेगी। 50 साल ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ सरकार ਦਾ। हाँ जी माता जी बताइए भी कब से यह जो सफर है जो किश्ती के अंदर हो रहा है? बहुत टाइम हो गया जी संता किश्ती सफर करते हैं। बड़ी दिक्कत आती है संता पर लंघने। जब घग्गर का जब बाढ़ आई होती है तब क्या माहौल होता है यहाँ? बहुत ज़्यादा मंदा माहौल होता है जाने के लिए। बेड़ी भी नहीं टपती, वहीं से पार होती। जब पुल बन जाएगा तो सुखाई हो जाएगी सारे गाँव वाले दूसरे हमारे बूढ़े वालों की फरमाई वालों को। रुक करेंगे नारनौल का। नारनौल के कोरियावास गांव में बना मेडिकल कॉलेज कहीं न कहीं जी का जंजाल बना हुआ है। क्यों बना है, आखिर ऐसी क्या समस्या वहां पर आन पड़ी है, ये तमाम चीजों पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए।
नारनौल के साथ लगते गांव कोरियावास में बना मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले ही नामकरण को लेकर विवादों में घिरता जा रहा है। आए दिन हो रहे प्रदर्शन और पिछले लंबे समय से मेडिकल कॉलेज के बाहर चल रहा धरना और अब इसके नाम को लेकर आंदोलन चलाए जाने की चेतावनियां दी जाने लगी हैं। हरियाणा सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज रखा है, जबकि इस इलाके के कुछ लोगों की मांग है कि इसका नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए और इसी को लेकर धरने प्रदर्शन जारी हैं। आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रखी थी और अब भाजपा की सरकार में ही यह मेडिकल कॉलेज बनकर लगभग तैयार है। गांव कोरियावास के पंचायत ने मेडिकल कॉलेज के लिए पंचायती जमीन सरकार को निःशुल्क दी थी, जिस पर मेडिकल कॉलेज और 850 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है। सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण महर्षि च्यवन ऋषि के नाम पर रखा। इस पर नाराज होते हुए गांव कोरियावास और इसके साथ लगते अनेक गांव के लोगों ने मेडिकल कॉलेज पर नाम की पट्टी को तोड़कर इसका विरोध किया और कहा कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए। इसी को लेकर सोमवार को स्वराज इंडिया पार्टी के तहत 2019 में नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े इंजीनियर तेजपाल यादव ने एक बार फिर से इस मुद्दे को तूल दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर नहीं रखा तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। राव तुलाराम ने 1857 की लड़ाई में नारनौल के साथ लगते गांव नसीबपुर में 5000 सैनिकों के साथ शहादत दी थी। तेजपाल यादव ने मांग की है कि सरकार राजनीति न करते हुए इसका नाम राव तुलाराम के नाम पर रखे। साथ ही उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि कुछ यहाँ के स्थानीय नेता इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि इस कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए। कोरियावास मेडिकल कॉलेज, जिसमें गांव कोरियावास की 36 बिरादरी के सभी जाति के लोगों ने जो 80 एकड़ जमीन जो सरकार को मुफ्त में दी, उन लोगों की जन भावनाएं हैं कि ये कोरियावास मेडिकल कॉलेज शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से। लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारी मांग भी सरकार से यही है कि राव तुलाराम के नाम से कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नामकरण हो, और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे जन जागृति अभियान चलाने का काम करेंगे। लोग भी आंदोलनरत होंगे और मेरा साफ संदेश है कुछ राजनीतिक नुमाइंदों को, कुछ लोगों को जो इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मेरा साफ चेतावनी है कि शहीदों के मान सम्मान, शौर्य और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इतिहास को मिटाने की साजिशें करने वाले लोग एक दिन उनका राजनीति और एक दिन वो खुद एक इतिहास बन के रह जाएंगे। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने सरकारी भवनों में जो सरकारी जो दफ्तर होते हैं, उनको कुछ एक ऐसे हैं दफ्तर जिनको करोड़ों का नोटिस जारी, मतलब बिल भरने का नोटिस जारी किया गया है। उनके करोड़ों के बिल बकाया हैं। आखिर ये बिल उन्होंने भरे क्यों नहीं है और नगर परिषद का अब प्लान क्या है, किस तरह से इन बिल को वो उगाही करेगी और कैसे उनको ये तमाम पैसे जो हैं वो मिलेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने 220 करोड़ रुपए के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए मेगा अभियान छेड़ दिया है। अब तक 85 करोड़ रुपए रिकवरी के लिए नोटिस भी दिए जा चुके हैं। शुरुआत में नगर परिषद ने 50 बड़े डिफॉल्टर समेत 1 लाख से ऊपर के बकायेदारों को नोटिस दिए थे। अब परिषद ने 20,000 और उससे ऊपर के टैक्स बकायेदारों को भी नोटिस देने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद के सचिव प्रवीण कुमार कहते हैं कि 3,840 बकायेदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं। जिनको भी नोटिस दिया जा रहा है, अगर उन्होंने समय रहते अपना टैक्स नहीं चुकाया तो उनके भवनों को सील किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद का करीबन 220 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। अब तक 85 करोड़ रुपए की रिकवरी के नोटिस दिए गए हैं, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। नगर परिषद के सचिव बताते हैं कि परिषद ने वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स से 11 करोड़ की आय का अनुमान लगाया है, जो इस वित्त वर्ष में हासिल कर लिया जाएगा। नगर परिषद का टोटल 220 करोड़ के अप्रोक्स हमारा बकाया है, जिसमें से हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा हमने जो 50 सबसे बड़े डिफॉल्टर थे उनको भी नोटिस, दो नोटिस की कार्रवाई हो चुकी है। अभी हमने 20,000 से ऊपर जिसका भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, टोटल 3,840 आदमियों को, उनको भी नोटिस
रेडी हमारा, जो आज या कल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल 85 करोड़ के नोटिस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। अब तक हमारा 2.2 करोड़ टोटल प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी हुई है और हमारा 11 करोड़ का हमने बजट में प्रावधान किया था रिकवरी। गौरतलब है कि नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले सरकारी विभागों पर भी करीबन 9 करोड़ से ज्यादा के बकाया हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग पर 3 करोड़ 84 लाख, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर 65 लाख, रेलवे पर 75 लाख, खेल विभाग पर 46 लाख, ग्राम विकास विभाग पर 16 लाख 86 हजार, टूरिज्म पर 23 लाख 65 हजार, हरियाणा रोडवेज पर 19 लाख, लोक निर्माण विभाग पर 9 लाख 19 हजार और BSNL पर 4 लाख 66 हजार का बकाया शामिल है। इसके अलावा कुछ और भी बड़े डिफॉल्टर्स हैं, जिनमें बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान भी शामिल हैं। बड़े डिफॉल्टरों को 2-2 नोटिस दिए जा चुके हैं और फाइनल नोटिस के बाद उनके संस्थान सील करने की तैयारी में भी नगर परिषद जुट गई है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते किसी खास शख्सियत या फिर कुछ खास मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।